एक बहुत ही बड़े फैसले में जो आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल सिक्योरिटी को बदल देगा, नेटो के सदस्य हेग में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने डिफेंस खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर सहमति जताई। यह समिट जो 25 जून 2025 को हुई थी, यूरोपियन देशों के इस वादे के साथ खत्म हुई कि वे 2035 तक अपने डिफेंस बजट को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ा देंगे। यह पहले के 2% के लक्ष्य से एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे कई देश सालों से पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह फैसला जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत गहरे बदलाव को दर्शाता है, जो लगातार खतरों और अपने सबसे ताकतवर सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक साफ अटूट मांग से प्रेरित है। दुनिया देख रही है कि यूरोप फिर से बड़े पैमाने पर हथियार जमा करना शुरू कर रहा है। ऐसा कई पीढ़ियों में नहीं देखा गया था। इस बड़े बदलाव के पीछे का मुख्य कारण ग्लोबल खतरों का बदलता स्वरूप है। यूरोप की पूर्वी सीमा पर लगातार अस्थिरता, खासकर यूक्रेन में अनसुलझा संघर्ष और रूस की लगातार आक्रामकता ने नेताओं के बीच एक अर्जेंसी पैदा कर दी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी का माहौल मौलिक रूप से बदल गया है और गठबंधन को इस नई रियलिटी के हिसाब से ढलना होगा। अब कोल्ड वॉर के समय के खर्च के स्तर पर निर्भर रहना काफी नहीं है। यह समझौता बताता है कि यूरोपियन राजधानियों ने आखिरकार यह मान लिया है कि शांति और स्थिरता के लिए अटलांटिक के अपने तरफ से एक महत्वपूर्ण, लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय और सैन्य प्रतिबद्धता की जरूरत है। यह नई प्रतिबद्धता सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में नहीं है। 5% का लक्ष्य व्यापक होने के लिए बनाया गया है, जो 21वीं सदी के बहुआयामी खतरों को संबोधित करता है। यह योजना इस तरह से बनाई गई है कि 3.5% को डिफेंस खर्चों के लिए आवंटित किया जाएगा, जैसे सैनिकों को लैस करना, एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदना, नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाना। बाकी का 1.5% व्यापक सुरक्षा उपायों के लिए तय किया गया है। इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग के खिलाफ साइबर डिफेंस को मजबूत करना, ऊर्जा ग्रिड और संचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना, आतंकवाद और गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। यह समग्र दृष्टिकोण आधुनिक युद्ध की गहरी समझ को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिट ने गठबंधन के मूल सिद्धांत वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 को फिर से पुष्टि करने का भी काम किया। यह क्लॉज कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सामूहिक रक्षा का एक वादा जो 75 से अधिक वर्षों से ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा की आधारशिला रहा है। समिट के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में यूनाइटेड स्टेट्स सहित सभी सदस्यों ने इस सिद्धांत के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। यह एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश था, जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित हमलावर को रोकना और उन सहयोगियों को आश्वस्त करना था जो हाल के वर्षों में ट्रांस अटलांटिक बंधन की ताकत को लेकर चिंतित हो गए थे। इसलिए हेग समिट पैसे और एकजुटता दोनों के बारे में थी। इस ऐतिहासिक खर्च वृद्धि का श्रेय काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दबाव को दिया जा सकता है। सालों से अपने पहले कार्यकाल के दौरान और चुनाव प्रचार में भी ट्रंप यह तर्क देते रहे हैं कि नेटो गठबंधन को अनुचित तरीके से बनाया गया था। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप की रक्षा के लिए वित्तीय और सैन्य बोझ का एक बड़ा हिस्सा उठा रहा था। उनका तर्क सीधा और सरल था। अमीर यूरोपियन देश अपना उचित हिस्सा नहीं दे रहे थे और प्रभावी रूप से अमेरिकी करदाताओं पर अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए निर्भर कर रहे थे। यह समिट गठबंधन के भीतर एक अधिक न्याय संगत व्यवस्था के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को अक्सर लेन देन वाला बताया गया है और नेटो पर उनका रुख इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने इस मुद्दे को केवल साझा मूल्यों के रूप में नहीं, बल्कि एक वित्तीय अनुबंध के रूप में देखा, जिसे सभी पक्ष सम्मान नहीं कर रहे थे। हेग में उन्होंने अपनी स्थिति दोहराई, ये कहते हुए कि अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता मजबूत है, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकती। उन्होंने पहले अनुच्छेद 5 की स्वतंत्रता के बारे में संदेह व्यक्त किया था, यह सुझाव देते हुए कि अमेरिका की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर कर सकती है कि किसी देश ने अपनी खर्च की जिम्मेदारियों को पूरा किया है या नहीं। यह रणनीति हालांकि विवादास्पद थी, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने
और यूरोपीय नेताओं को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। वॉशिंगटन से संदेश स्पष्ट था, महत्वपूर्ण यूरोपीय निवेश के बिना यूरोपीय सुरक्षा को वित्त पोषित करने का संयुक्त राज्य अमेरिका का युग समाप्त हो गया था। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा गारंटियों को वित्तीय प्रतिबद्धताओं से जोड़ा है, जो उनके पूर्ववर्तियों की नीतियों से एक प्रस्थान है। हालांकि इससे घर्षण हुआ है, इसने यूरोप के भीतर रणनीतिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी के बारे में एक आवश्यक बातचीत को भी मजबूर किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी दृष्टिकोण की आलोचना की, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के सामानों पर व्यापार शुल्क लगाने की, जबकि साथ ही उच्च रक्षा खर्च की मांग की। हालांकि समिट में अंतिम सहमति इंगित करती है कि इन असहमतियों के बावजूद ट्रंप के केंद्रीय तर्क को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम में, जिसने समझौते को सील करने में मदद की, राष्ट्रपति ट्रंप ने समिट में अनुच्छेद 5 के लिए अपने समर्थन को स्पष्ट रूप से दोहराया। मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसीलिए मैं यहां हूं, उन्होंने घोषणा की, जिससे यह डर शांत हो गया कि अमेरिका अपनी मुख्य नेतो प्रतिज्ञा को छोड़ सकता है। यह आश्वासन बढ़े हुए खर्च के लिए भारी दबाव के साथ मिलकर अंतिम समझौते के लिए परिस्थितियां बनाई। सामूहिक रक्षा के अपने व्यक्तिगत समर्थन को नए वित्तीय लक्ष्यों से जोड़कर ट्रंप ने अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समिट को कुशलता से नेविगेट किया। इसका परिणाम एक परिवर्तित नेटो है, जहां इसके सदस्यों का वित्तीय योगदान अब सबसे आगे है। पुराने और नए डिफेंस खर्च के लक्ष्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, और यह आधुनिक दुनिया में सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, इसका एक मौलिक पुनर्मूल्यांकन दर्शाता है। एक दशक से भी ज्यादा समय से नेटो सदस्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने का वादा कर रहे थे। हालांकि यह लक्ष्य कई लोगों के लिए एक आकांक्षा से ज्यादा कुछ नहीं था। 2025 की शुरुआत तक यूरोपियन नेटो सदस्यों के लिए औसत खर्च इस 2% के निशान के आसपास ही था, जिसमें जर्मनी और स्पेन जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पीछे रह गई थीं। इसके विपरीत यूनाइटेड स्टेट्स अपने विशाल सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक रक्षा पर लगातार खर्च करता था, जो गठबंधन की सामूहिक क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्त पोषित करता था। नया 5% का लक्ष्य, जिसे 2035 तक हासिल करना है, पिछली प्रतिबद्धता को दोगुना से भी ज्यादा कर देता है और यूरोपियन डिफेंस बजट में अरबों डॉलर का अतिरिक्त निवेश करेगा। यह नई राशि रणनीतिक रूप से सुरक्षा की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाजित की गई है। पारंपरिक सैन्य खर्च के लिए मुख्य 3.5% यूरोपियन सेनाओं को पुराने उपकरणों को आधुनिक बनाने, अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ाने और उच्च तीव्रता वाले संघर्ष के लिए अपनी तैयारी में सुधार करने में सक्षम करेगा। इसका मतलब है कि यूरोप में अधिक टैंक, अधिक जहाज और अधिक उन्नत विमान बनाए और रखरखाव किए जाएंगे। इससे महाद्वीप की अपनी क्षेत्रीय रक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य संपत्तियों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। शेष 1.5% को व्यापक सुरक्षा उपायों के लिए आवंटित करना एक दूरदर्शी स्वीकृति है कि भविष्य के संघर्ष कई मोर्चों पर लड़े जाएंगे। बजट का यह हिस्सा साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश को वित्त पोषित करेगा, जहां राज्य और गैर राज्य कलाकार लगातार आवश्यक सेवाओं को बाधित करने और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाहों, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइनों की रक्षा के लिए भी किया जाएगा, जो भौतिक और साइबर हमलों दोनों के प्रति संवेदनशील हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि गठबंधन केवल अतीत के युद्धों की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य के हाइब्रिड खतरों के खिलाफ लचीलापन भी बना रहा है। यह भारी वित्तीय बदलाव गठबंधन के आंतरिक संतुलन को बदल देगा। वर्तमान में यूरोपीय नाटो सदस्य गठबंधन के कुल सैन्य खर्च का लगभग 30% योगदान करते हैं। यदि 5% का लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो यह योगदान नाटकीय रूप से बिया आच जाएगा, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक अधिक संतुलित साझेदारी बनेगी। यही वह बदलाव है जिसकी वकालत राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूरोप अपनी सुरक्षा का अधिक मालिक होगा और गठबंधन के भीतर उसकी आवाज अधिक शक्तिशाली होगी। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
अगले दशक में प्रत्येक सदस्य देश के लिए निरंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति और कठिन आर्थिक विकल्पों की आवश्यकता होगी। जबकि हेग से जारी अंतिम बयान ने एकता की तस्वीर पेश की, 5% के समझौते तक पहुंचना महत्वपूर्ण चुनौतियों और आपत्तियों के बिना नहीं था। सभी सदस्य राज्य सैन्य खर्च में इतनी बड़ी वृद्धि के लिए उत्सुक नहीं थे। स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की, यह तर्क देते हुए कि 5% का आंकड़ा मनमाना था और इससे सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास से आवश्यक धन डाइवर्टेड हो सकता था। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सार्वजनिक रूप से इस लक्ष्य को गलत बताया, जिसमें उन आंतरिक राजनीतिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया जिनका कई नेताओं को अपने नागरिकों के लिए इस खर्च को सही ठहराने में सामना करना पड़ेगा। इन आपत्तियों के बावजूद गठबंधन की एकता बनाए रखने की अनिवार्यता ने अंततः उन्हें अंतिम घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ने में प्राथमिक चुनौती इस प्रतिबद्धता से यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला भारी वित्तीय बोझ होगा। एक दशक में रक्षा बजट को दोगुना या तिगुना करना एक बहुत बड़ा काम है, खासकर उच्च सार्वजनिक ऋण या धीमी आर्थिक वृद्धि वाले देशों के लिए। सरकारों को कठिन विकल्प चुनने होंगे, संभवतः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या जलवायु पहलों के लिए धन में कटौती करनी होगी ताकि वे अपनी नई नाटो जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इससे निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में तीव्र घरेलू राजनीतिक बहस होगी। नेताओं को यह तर्क देने की आवश्यकता होगी कि सुरक्षा में यह निवेश उनकी आबादी की निरंतर समृद्धि और भलाई के लिए एक आवश्यक शर्त है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। नाटो के भीतर एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर यूरोपीय स्तंभ संभावित आक्रामकता के खिलाफ एक अधिक प्रभावी डिटेरेंट के रूप में काम करेगा। यह रूस जैसे विरोधियों को एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि गठबंधन एकजुट है और उसके पास अपने सदस्यों की रक्षा के लिए सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। औसत नागरिक के लिए इसका मतलब है अधिक सुरक्षा। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित सेना राष्ट्रीय सीमाओं की बेहतर सुरक्षा कर सकती है, व्यापार के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर सकती है और साइबर हमलों से रक्षा कर सकती है जो दैनिक जीवन को पंगु बना सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शांति और स्थिरता बनी रहे। अंत में हेग में 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अमेरिकी दबाव और एक बिगड़ते सुरक्षा परिदृश्य से प्रेरित होकर यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी रक्षा स्थिति में एक गहरा परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। जबकि 5% के लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से भरा होगा, यह प्रतिबद्धता स्वयं संकल्प का एक शक्तिशाली बयान है। यह सामूहिक रक्षा के मूल्य की पुष्टि करता है और गठबंधन को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुकूल बनाता है। आज लिए गए कठिन विकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित भविष्य में एक निवेश है।